हेलो बच्चों, आज हमारा जो क्लास है वो SN1 रिएक्शन पे होगा। SN2 रिएक्शन को हमने डिटेल्स में पढ़ लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस SN1 रिएक्शन को देखेंगे। तो SN1 पहले बोलता क्या है, ठीक है। S का मतलब है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। 1 का मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर, एकाणुक, नाभिक स्नेही, और ये हो गया प्रतिस्थापन। तो एकाणुक, नाभिक स्नेही, प्रतिस्थापन, अभिक्रिया, ठीक है। यूनिमॉलिक्यूलर, न्यूक्लियोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। हम लोग SN2 में बाई मॉलिक्यूलर पढ़ रहे थे, द्विअणुक। तो एकाणुक से मतलब है कि रेट डिटरमाइनिंग टर्म में केवल एक अणु होगा, ठीक है। एक अणु होने के कारण, एक मॉलिक्यूल होने के कारण क्या होता है कि इसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी कहते हैं। ये जो रिएक्शन होगा SN1, ये फर्स्ट ऑर्डर, प्रथम कोटि की अभिक्रिया जिसे कहते हैं, होता है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा कुछ टर्म देख लेते हैं कि ये SN1 रिएक्शन जो होता है, क्या होता है कि इसका जो रेट डिटरमाइनिंग टर्म होता है, रेट, उसमें केवल एक मॉलिक्यूल होता है। और कौन वो रहता है, एल्किल हाइलाइड, ठीक है। एल्काइल हाइलाइड, केवल एल्काइल हाइलाइड जो रहता है वही रहेगा RDX में, ठीक है। तो जो रेट होता है, जो दर होता है रिएक्शन का, वो केवल इस तरीके से लिखा जाता है। सेकेंड, 3 डिग्री एल्किल हाइलाइड जो होते हैं, ठीक है, वो बहुत फास्ट देते हैं, 2 डिग्री स्लो और 1 डिग्री एकदम मतलब बहुत ही कम देते हैं। तो 1 डिग्री कौन देगा, SN2 देगा। 3 डिग्री कौन देता है, SN1 देता है, ठीक है। 2 डिग्री दोनों में जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम किधर फेवर करेगा ये, 3 डिग्री मतलब SN1 को, ठीक है। 3 डिग्री की तरफ रहेगा, मतलब कि 2 डिग्री वाला भी ज़्यादा SN1 देगा, ठीक है। 1 डिग्री एकदम बहुत ज़्यादा SN2 देता है। ये हो गया। इसके बाद जो है, इसका जो प्रोडक्ट होता है, अगर हमारा एल्किल हाइलाइड जो है वो कायरल है, क्या है, कायरल और एसिमेट्रिक, ठीक है। अगर इसके पास कायरल कार्बन है, ये कार्बन होता है, ये भी एसिमेट्रिक कार्बन होता है। तो कायरल कार्बन है या एसिमेट्रिक कार्बन है, ठीक है। स्टार लगा सकते हो सब लोग। तो एल्किल हाइलाइड जो रहेगा, जो प्रोडक्ट बनाएगा, तो इस समय प्रोडक्ट क्या होता है, इसका जो प्रोडक्ट होता है वो रेशमिक मिक्सचर होता है, ठीक है। वो क्या होता है, रेशमिक मिक्सचर, ठीक है। रेशमिक मिक्सचर, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, प्लस माइनस, ठीक है, DL भी लिखा जाता है, प्लस माइनस और DL। कभी कदार तुम लोग इसको RS भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप का जो प्रोडक्ट बनेगा, हमारा जो रिएक्शन होगा, जो उत्पाद बनेगा, वो क्या होगा, अगर उसमें कायरल कार्बन है तो जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, रेशमिक होगा, रेशमिक मिक्सचर होगा। उसे हम लोग प्लस माइनस और DL, डेक्स्ट्रो या लियो या RS से डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है और कुछ बातें हैं, हम थोड़ा सा रिएक्शन को देखते हैं। देखने से पहले कायरल कार्बन क्या होता है ये देख लेते हैं। अगर कोई कार्बन जिससे कि ये R1 हो गया, R2 हो गया, इधर H हो गया, इधर I लग गया, अगर कोई कार्बन, इसके जो चारों बैलेंसी है ना, ये चारों बॉन्ड जो बने हैं, ये अलग अलग एटम से लगे हो,
ठीक है, मतलब ये जो बॉन्ड बने हैं ये अलग अलग एटमों से बने हो या अलग अलग ग्रुप से बने हो। ठीक है, देखो ये अलग ग्रुप एल्किल ग्रुप, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, ये चारों जब डिफरेंट होते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कायरल या एसिमेट्रिक बोलते हैं। ठीक है, कायरल या असममित कार्बन बोला जाता है। तो अगर इस टाइप का अगर हमारा हेलोएल्केन है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, हमें रेशमिक मिक्सचर देगा प्रोडक्ट में। ठीक है, तो चलो देखते हैं किस तरीके से ये रिएक्शन होता है। तो ये रिएक्शन जो रहता है 2 स्टेप में होता है। ठीक है, एक स्टेप 1 में क्या होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। ये जो रिएक्शन रहेगा 2 स्टेप में होगा। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है जिसे कार्बोधनायन कहते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ठीक है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है इस तरीके से, या यूं कहो इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक सेकेंड स्टेप में। ठीक है, सेकेंड स्टेप तो 2 स्टेप में होता है। एक स्टेप पे कार्बोकेटायन बनेगा, कार्बोधनायन बनेगा, दूसरे स्टेप में प्रोडक्ट बनता है और क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। तो जिसमें कार्बोकेटायन बनता है, ठीक है, यही वाला टर्म हमारा जो रहता है क्या होता है, ये RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, वेग निर्धारण पद, यही फर्स्ट वाला होता है, फर्स्ट स्टेप। ठीक है, तो देखते हैं तो होगा क्या। पहले जो I है ये इलेक्ट्रॉन खींचता है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इसे कार्बोकेटायन में बदल देगा। ये R1 हो गया, इधर R2 हो गया, इधर H हो गया, इस पर प्लस आ गया, प्लस I पर माइनस निकल गया। अभी क्या हो गया, ये जो कार्बोकेटायन है अगर ये स्टेबल है, ठीक है, तो ये कुछ देर तक बना रहेगा। तो हम इस I माइनस को यहाँ पे लिख देते हैं माइनस I पर माइनस। ठीक है, इसको यहाँ पे प्लस लिखो चाहे इधर लिखो, थोड़ा सा न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना जो रहेगा वो आसान होगा। ये फर्स्ट स्टेप है, स्लो होगा। क्या होगा, स्लो। और यही क्या होगा, RDS होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, स्टेप 2 जो है इसमें क्या होगा, इस पर न्यूक्लियोफाइल जो रहता है, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक करेगा। ठीक है, अपने लोन पैराफिल इलेक्ट्रॉन से अटैक करता है। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा इस तरीके से। न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, तो इसमें जो रहता है 2 ठो प्रोडक्ट बनता है, एक ठो D वाला बनेगा तो एक ठो L वाला बनेगा। तो वो प्रोडक्ट जो है हम लोगों का मतलब उसे किस तरीके से समझेंगे, अगर हम इसके स्टीरियो केमिस्ट्री को देखेंगे तब बात समझ में आएगी। तो हमारे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फास्ट, ठीक है, फास्ट स्टेप है। अच्छा, ये वाला जो स्टेप रहता है ये थोड़ा सा रिवर्सेबल भी होता है। ठीक है, ये क्या होता है, रिवर्सेबल भी होता है। इधर से इधर जो कार्बोकेटायन बना है ये क्या हो सकता है, फिर से इस कंपाउंड में एल्किल हाइलाइड में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये रिवर्सेबल किस तरीके से होता है इसके बारे में बात की जाएगी, लेकिन अभी कुछ देर बाद। तो ये स्लो स्टेप है, सेकंड वाला फास्ट होता है और ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो इसके स्टीरियो केमिस्ट्री को देखते हैं। ठीक है, जो रेशमिक मिक्सचर हमको दे रहा था वो क्या दे रहा था। अगर मान लो कि इसको मिटाया जाए पहले, तो ये इसका क्या हो गया, ये मैकेनिज्म हो गया, किस तरीके से रिएक्शन हो रहा है। जनरल तौर पे तुम लोग इसको, इसका जो मैकेनिज्म है इस तरीके से लिख सकते हो। इसके स्टीरियो केमिस्ट्री को देखो, R1 हो गया, इधर R2 हो गया, इधर मान लो H लगा है और ये जो है ये हमारा I लगा है। ठीक है,
ये प्लेन के अंदर और ये जो है प्लेन के बाहर है, आई वाला। अब क्या होगा कि उसी तरीके से जो आई है ये बॉन्ड तोड़ता है, कार्बोकेटायन बनाता है, ये स्लो स्टेप होगा और ये रिवर्सेबल भी होगा। यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा, R1 हो गया, R2 हो गया और उसके बाद ये जो हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे आकर लगा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद जो न्यूक्लियोफाइल की बारी है। अब न्यूक्लियोफाइल सेकेंड स्टेप में अटैक करता है। इसमें अटैक जो रहता है फ्रंट साइड से भी हो सकता है, बैक साइड से भी अटैक हो सकता है, ठीक है। अटैक जो है सामने से भी अटैक हो सकता है और पीछे से भी अटैक हो सकता है। तो अगर सामने से अटैक होता है, जिधर से ये आई निकला है, तो सेम इसी तरीके से प्रोडक्ट बनेगा। न्यूक्लियोफाइल हमारा यहाँ लग गया और ये हाइड्रोजन हमारा लग गया यहाँ पे, ठीक है। और इधर R2 दूसरा एल्किल ग्रुप लग गया प्लस। और अगर बैक साइड पीछे से अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल जो है ये घूम करके पीछे से आता है, अटैक करता है। ये पीछे से अगर अटैक किया तो हमें ये कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इन्वर्ज होकर के मिलेगा। तो जैसा हमारा एल्किल हाइलाइट था, ठीक उसी तरीके का अगर हमें प्रोडक्ट मिलता है तो इस प्रोसेस को हम लोग रिटेंशन कहते हैं, ठीक है। और अगर में प्रोडक्ट हमारा जो है वो बदल जाता है कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो इसे इन्वर्जन कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, इन्वर्जन। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे लग गया, तो ये इन्वर्जन है और ये रिटेंशन है। तो इसी को, ये जो मिक्सचर होता है, इसी मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं, रेशमिक मिक्सचर, ठीक है। हो सकता है ये स्पेलिंग गलत हो, देख लेना तुम लोग। तो ये इस टाइप के कंपाउंडों का जो मिक्सचर होता है वो रेशमिक मिक्सचर होता है। अच्छा एक बात और, ये 50-50% बनते हैं। ये 50-50% बनेगा, जितना ये कॉन्फ़िगरेशन बनेगा उतना ही ये। अब ये D है और ये L है कि ये L है, ये D है, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा से पता चलता है। अगर D वाला कॉन्फ़िगरेशन है ना, तो ये क्या करेगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, समतल ध्रुवित प्रकाश को, ठीक है, राइट साइड रोटेट करेगा। और अगर L है, ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड रोटेट करेगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में। तो होता क्या है, ये स्टीरियो केमिस्ट्री इसकी हो गई। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इस रेशमिक मिक्सचर का मतलब क्या, इम्पोर्टेंस क्या होता है। इधर थोड़ा सा इसको साफ कर दिया जाए, चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी हमको। अगर हम इसमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास कराते हैं, ठीक है, पहले जो अनपोलराइज्ड लाइट होता है उसके जो वाइब्रेशंस होते हैं वो सभी डायरेक्शन में होते हैं। अब इसको हम लोग क्या, निकोल प्रिज्म या टूरमैलिन के क्रिस्टल से, ठीक है, पास आउट करा देंगे। तो ये क्या करेगा, ये अपने एक्सिस के पैरेलल खाली जो वाइब्रेशंस होंगे उन्हीं को छोड़ेगा, ठीक है, उस साइड जाने देगा, नहीं तो सबको क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब केवल इसी पैरेलल वाले वाइब्रेशन को उस साइड जाने देता है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश, ठीक है, ये हो गया। अभी इसको जब तुम इसमें पास कराओगे, इस कंपाउंड में लेकर के जाओगे, तो ये अगर D वाला फॉर्म है, ठीक है, तो इसको प्लस भी लिखते हैं, और इस L वाला है तो माइनस भी इसको लिखते हैं। तो ये D वाला फॉर्म है तो ये क्या कर देगा, राइट साइड में रोटेट करा देगा इसके वाइब्रेशन को। और जो L वाला रहेगा वो क्या करेगा, फिर से जितना ये राइट साइड रोटेट कराया उतना ही L वाला
लेफ्ट साइड रोटेट करा देगा। तो हमको जो बाहर लाइट मिलेगी उसमें कोई चेंजेस नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसा था प्लेन पोलराइज्ड वैसा ही इस सॉल्यूशन के बाहर जाकर के हमको मिलेगा, इस कंपाउंड के बाहर हमको मिलेगा। तो इस टाइप के मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं, रेसमिक मिक्सचर, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी भी डायरेक्शन में न घुमाता हो, ठीक है, जिसमें सेम अमाउंट में डी फॉर्म और एल फॉर्म दोनों के दोनों रूप जो हैं समान मात्रा में उपस्थित हो, ठीक है। चलो, तो ये जनरल स्टीरियोकेमिस्ट्री थी SN1 रिएक्शन की, बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोगों को थोड़ी सी और बात कर लेनी है। SN1 रिएक्शन जो है, इसमें जो हमारे एल्किल हाइलाइड होते हैं उनकी रिएक्टिविटी जैसे SN2 में थी उसी सेम तरीके से SN1 में भी होती है। तो अगर मैं मान लो कि ये 10 डिग्री है, ठीक है, तो R3I है, R3Br है, R3Cl है, R3F है। तो कौन सबसे फास्ट रिएक्शन देगा SN1? तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप ये है, तो ये सबसे फास्ट रिएक्शन देता है, और सबसे खराब रिएक्शन ये देता है। इसमें रेट सबसे स्लो होता है क्योंकि ये गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, ठीक है, ये पता है तुम लोगों को। इसके बाद जो है सॉल्वेंट इफेक्ट, ठीक है। सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट होता है SN1 रिएक्शन पे, हमें कौन सा सॉल्वेंट यूज करना चाहिए SN1 रिएक्शन में? तो हमें SN1 रिएक्शन में प्रोटिक सॉल्वेंट की जरूरत पड़ती है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की जरूरत पड़ती है। क्यों जरूरत पड़ती है इस बात को हम थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। तो मान लो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन हो गए, जैसे मिथाइल अल्कोहल, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, और फ्लोरीन, इन सब के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हो, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इन लोगों के साथ क्या जुड़ा हो, हाइड्रोजन एटम जुड़ा हो। तो इस टाइप के सॉल्वेंट को हम लोग क्या कहेंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। प्रोटिक स्टैंड्स फॉर प्रोटॉन, मतलब ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और प्रोटॉन ये रिमूव कर सकता है, ठीक है, इसलिए इसे प्रोटिक नाम दिया गया। और ये करता क्या है, ये जो रहता है हाइड्रोजन, ये सॉल्वेंट के नेगेटिव पार्ट के साथ, ठीक है, नेगेटिव पार्ट के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इसका जो हाइड्रोजन होता है ये डेल्टा पॉजिटिव होता है, डेल्टा पॉजिटिव होता है। ये जो रहता है, जो हमारा रिएक्टेंट होगा, ठीक है, एल्किल हाइलाइड होगा, उसके साथ, ठीक है, या न्यूक्लियोफाइल है उसके साथ क्या करेगा, उसके नेगेटिव पार्ट के साथ ये जो रहता है हाइड्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है। यही जो रहता है हाइड्रोजन बॉन्ड, यही कारगर होता है इसमें, वही इफेक्टिव होता है। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे NH3, ठीक है, ये भी पोलर प्रोटिक है। इसके बाद जो है H2, ये भी पोलर प्रोटिक है। और एसिटिक एसिड भी ले सकते हो। तो ठीक है, तो इस टाइप के सॉल्वेंट जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले ये लोग होंगे, ठीक है। तो सबसे गुड सॉल्वेंट, इसमें सबसे अच्छा सॉल्वेंट यही है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये सबसे अच्छा सॉल्वेंट है। तो और पोलर का क्या मतलब भाई, पोलर का मतलब है कि जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो जीरो नहीं होना चाहिए। इस पोलर का मतलब यही होता है, कभी भी कोई मॉलिक्यूल उसमें डाइपोल मोमेंट निकालो, ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे कि O हो गया, H हो गया, इधर नेगेटिव पार्ट हो गया, ये पॉजिटिव स्लाइटली होता है,
ये हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो नेगेटिव पॉजिटिव जब रहता है तो इस नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज अगर बहुत पास पास रहते हैं तो इस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज जो रहते हैं बहुत ही कम दूरी पर, बहुत ही कम डिस्टेंस पर हो, एंगस्ट्रॉम माइक्रोन में हो, ठीक है, इनका डिस्टेंस जो है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इस चार्ज अगर इसके बीच डिस्टेंस d है तो इसके एक तो चार्ज ले लो और डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करोगे तो q इंटू डी, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल आता है dy में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो जाता है, इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो यही इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो रहता है अगर मिले हमको किसी भी कंपाउंड में तो समझ जाओ वो क्या है, पोलर है। अगर नहीं मिल रहा है, जीरो आ रहा है, तो समझ जाओ वो नॉन पोलर है, अध्रुवी। ठीक है, इसे ध्रुवीय, और वो क्या है, अध्रुवीय है, मतलब उसमें कोई ध्रुव नहीं है, कोई पोल नहीं है। ठीक है, चलिए ये बात हो गई। तो हमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की जरूरत पड़ती है SN1 रिएक्शन में। ऐसा क्यों होता है, एक रिएक्शन हम लोग लेते हैं, R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, ये मान लो I है, यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चलो CH3OH रख लेते हैं, मिथाइल अल्कोहल। तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये बनाएगा हम लोगों का कार्बोकेटायन बनाएगा और I को रिमूव कर देगा। तो होगा क्या, अब यहाँ से रोल शुरू होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का। ये जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन, ठीक है, तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन जो रहता है जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही अच्छे से SN1 रिएक्शन होगा। अगर ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है तो SN1 रिएक्शन की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा SN1 रिएक्शन उतना ही ठीक से होगा। तो अब होता क्या है, अब यहाँ से रोल इसका शुरू होता है सॉल्वेंट का। ये सॉल्वेंट के पास ये जो ऑक्सीजन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इसको एल्किल ग्रुप भी अपना इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, और इसके पास और क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है इसका भी ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा खींचता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इधर भी पॉजिटिव आ गया, तो इसके पास खूब ढेर सारा नेगेटिव चार्ज हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर खूब ढेर सारे हो जाते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अब ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब इसके पास नेगेटिव पार्ट बहुत ज़्यादा है। अब ये सॉल्वेंट करेगा क्या, ये चारों तरफ से इस कार्बोकेटायन को, ठीक है, ये सॉल्वेंट क्या करता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल चारों तरफ से इस कार्बोकेटायन को घेर लेता है। ठीक है, इधर से भी, इधर से भी मान लो, तो घेर करके बॉन्डिंग बनाता है इसके साथ। ठीक है, इसके साथ क्या करेगा, ये बॉन्डिंग बनाएगा, डेल्टा माइनस इसके पास है, डेल्टा माइनस इसके पास बॉन्डिंग करने लगता है, बॉन्डिंग करता है, तो बॉन्डिंग होने से क्या होता है, ये जो कार्बोकेटायन है ये प्लस और माइनस, प्लस माइनस के बीच अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन जब होता है, ठीक है, तो इस कार्बोकेटायन की एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। जब ये एनर्जी इसकी कम होगी, डिक्रीज करेगी, तो क्या होता है, ये स्टेबल हो जाता है। किसी भी कंपाउंड की एनर्जी कम होती है तो वो क्या हो जाता है, वो स्टेबल हो जाता है। ठीक है, कभी भी आपको केमिस्ट्री में ये सोचना हो कि स्टेबल है नहीं है, तो आप लोग एनर्जी के हिसाब से सोच सकते हो। उसकी एनर्जी जो है अगर कम है तो वो स्टेबल है, अगर ज़्यादा हो गई तो अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज के बीच जो रहता है अट्रैक्शन होता है, और इस अट्रैक्शन होने के कारण जो एनर्जी होती है इसकी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिकल एनर्जी जो रहती है वो हमेशा डिक्रीज कर जाती है, यू। ठीक है, यू जो रहती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि ये दोनों चार्ज आपस में खींचते हैं सिस्टम के एनर्जी से। सिस्टम अपनी एनर्जी खुद खर्च करता है ये दोनों को अट्रैक्ट करने में, है ना। तो जब अट्रैक्ट करने में खर्च करेगा तो सिस्टम जो है उसकी एनर्जी कम हो जाती है और ये स्टेबल हो जाता है। अब यहाँ से कार्बोकेटायन स्टेबल हो गया, जब स्टेबल हो जाता है
तो अब न्यूक्लियोफाइल की बारी होती है, सेकेंड स्टेप की। न्यूक्लियोफाइल आता है और ये इसके ऊपर अटैक करता है बैक साइड और फ्रंट साइड, चाहे जैसे भी, ठीक है। तो अब इसके बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। और आप लोग ये भी सोचेंगे कि एप्रोटिक सॉल्वेंट जो है टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन जिसे हो गया, है ना, ये, और CH3 डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड, ये इसके पास भी नेगेटिव चार्ज है, इसके पास भी नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो है ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है, प्रोटिक नहीं है, ये लोग पोलर एप्रोटिक है। तो इनके पास प्रोटॉन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है इनके पास, तो नहीं है। तो अब ये दिक्कत है कि भाई ये भी तो ये काम कर सकते थे जो इस एल्कोहल ने किया है, ठीक है, मिथाइल एल्कोहल ने जो किया है, तो वो काम ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता था, ठीक है। डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड, तो DMS शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन, THF ये कहते हैं इसको। तो ये लोग भी जो है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, लेकिन ये लोग क्यों नहीं कर सकते? तो बात ये है कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये जो एल्किल ग्रुप जो यहाँ पे लगा हुआ है, इसे हाइड्रोजन, इधर CH3 लगा हुआ है, इस ऑक्सीजन के पास, ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे है, इसको ये एल्किल ग्रुप भी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। जानते हो कि एल्किल ग्रुप जो रहता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसके पास जितना इलेक्ट्रॉन था उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। प्लस इस हाइड्रोजन से भी ये इलेक्ट्रॉन खींचता है, हाइड्रोजन पर भी डेल्टा पॉजिटिव आ जाता है। तो इस कारण ये जो ऑक्सीजन है, इन सब ऑक्सीजनों की तुलना में, इन दोनों ऑक्सीजनों की तुलना में ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज हो जाता है ये वाला, इसलिए ये ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से इसको खींचेगा, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा स्टेबिलिटी देगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है इसमें इस्तेमाल करते हैं, और इसमें पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं, किसमें, SN2 में, ठीक है। वहाँ जो था वो बात आप लोग समझ चुके हो। तो ये बात है सॉल्वेंट इफेक्ट की, ठीक है। इसके बाद कुछ और बातों को भी समझते हैं हम थोड़ा सा। मान लो हमारे पास R1 R2 R3 ये हो गया, F लगा हुआ है मान लो, ठीक है, ट्राईएल्किल फ्लोराइड है। इस पर क्या हो रहा है, मान लो हम SN1 रिएक्शन कराना चाहते हैं, I से रिएक्शन कराना चाहते हैं, ठीक है, HI मान लो है, इससे रिएक्शन कराना चाहते हैं। क्या ये रिएक्शन हो पाएगा, या मान लो KOH से रिएक्शन कराना चाहते हैं, तो ये न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट है, और ये K+ जो है, ठीक है, ये पॉजिटिव पार्ट होता है, जिसको हटा लो। तो न्यूक्लियोफाइल जो है यहाँ पे, ये इसके ऊपर इधर से ये निकलेगा एक स्टेप में, ठीक है, हम उस स्टेप को इग्नोर करते हैं, अभी हमें कुछ दूसरी चीज़ बतानी है। तो ये हो गया R1, इधर हो गया R2, इधर हो गया R3, इस पर क्या होगा, OH आकर के लगेगा, ठीक है, और इधर से ये पर माइनस निकल जाएगा। अब अभी बताया कि ये जो स्टेप होता है, ठीक है, ये रिवर्सेबल होता है ना, ये क्या होता है, रिवर्सेबल स्टेप होता है, मतलब कि इसमें जो कार्बोकेटायन जब बनता है तो वो रिवर्सेबल होता है, वो वाला प्रोसेस। तो इसका मतलब आगे से भी रिवर्स हो सकता है। ये यहाँ पे सोचना है कि ये जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, जनरल बात अगर सोची जाए तो ये जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा कि बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगा। क्यों? क्योंकि अपने सोच सकते हो कि ये जो फ्लोराइड है, ठीक है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचा, है ना, और OH आकर के यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, चलो ठीक है, तो OH आकर के बॉन्ड बना लिया। अब फिर से ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब यहाँ ये भी कहानी हो सकती है, ये OH जो है ये इलेक्ट्रॉन खींचे और ये फ्लोराइड जो है यहाँ पे रिएक्शन करके बॉन्ड बना ले, ठीक है। तो अगर ये कहानी होगी तो रिएक्शन इस साइड में चला जाएगा। तो आखिरकार रिएक्शन किधर जाना चाहिए, आगे की तरफ ज़्यादा चलता है, पीछे की तरफ ज़्यादा चलता है, मतलब कहने का आगे फॉरवर्ड जो रेट होता है
ठीक है। अग्रदिशिक जो वेग होता है रिएक्शन का वो ज़्यादा होता है कि बैकवर्ड जो रेट होता है वो वाला ज़्यादा होता है, ये बात भी समझना है। तो इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये भी यहाँ पे इस समय ये न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल बना, तो दोनों साइड जो न्यूक्लियोफाइल बन रहे हैं, ठीक है, जो न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहे हैं उसमें कौन स्ट्रांग है, कौन ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। तो OH पर माइनस ज़्यादा स्ट्रांग है कि F पर माइनस स्ट्रांग है। तो आप लोगों को पता होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी हम बताए थे उसमें, तो ये जो है एक ही पीरियड में आते हैं, है ना। OH पर माइनस जो है एक ही पीरियड में आते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है किसकी ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है, कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, कौन अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बनाएगा, है ना। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या, अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे किसी को और बॉन्ड बना ले। ये क्या कर रहा है, अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा और बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन जो ये OH जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा, ठीक है, और बॉन्ड बनाएगा। तो जो अच्छे से डोनेट करेगा, ठीक है, वो अच्छे से रिएक्शन करेगा। तो आप लोगों को पता था कि जो जब हम आगे चलते हैं, ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इसका जो न्यूक्लियस होता है इलेक्ट्रॉन बहुत तेज खींचता है, बहुत तेज खींचेगा, ठीक है। तो ये अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा, लेकिन ये जो रहता है ऑक्सीजन उससे पहले है, ये डोनेट कर देता है, ठीक है। तो इसलिए ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा और ये खराब न्यूक्लियोफाइल है। जब ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इधर है, इधर वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो रहेगा ज़्यादा फास्ट रिएक्शन करेगा, इसका मतलब है फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जो है वो फास्ट होगा और बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन जो रहेगा वो थोड़ा स्लो होगा। इसलिए ऊपर वाला जो एरो लगा है वो छोटा है, नीचे वाला एरो क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से भी पता कर सकते हो कि रिएक्शन जो हमारा है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कि बैकवर्ड डायरेक्शन में। ऐसा तो नहीं है कि हमको कराना है बैक फॉरवर्ड डायरेक्शन में और रिएक्शन चला जाए बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद जो है SN1 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल है, तो एक छोटी सी बात, SN2 रिएक्शन में क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल जो रहता है ये स्ट्रॉन्ग होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। और SN1 में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल जो है ये वीक भी ले सकते हो, वीक ले लोगे तब भी काम चल जाएगा। क्यों, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो कार्बन होता है एक तरफ से एक ठो आयोडीन निकलता है तो एक तरफ से OH क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। तो इसको इस न्यूक्लियोफाइल को इस पहले से जो उपस्थित है नेगेटिवली चार्ज आयोडाइड, इसको रिपल्सिव करके, इसे प्रतिकर्षित करके, इस पर रिपल्सन करके इसको बाहर भी निकालना है, बाहर भी धक्का देना है कि तुम बाहर निकलो तो हम आएंगे। तो जब ये इसको धक्का देगा, ठीक है, अगर ये स्ट्रांग होगा तभी इसको निकाल पाएगा। तो इसलिए SN2 में क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट इसी तरीके से हमको मिलती है ना। तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रांग होना पड़ता है। लेकिन SN1 में क्या होता है, कार्बोकेटाइन बनता है, तो कार्बोकेटाइन पर अटैक करना है, ठीक है, तुमको कोई रोकने वाला नहीं है, आराम से चाहे जो भी रहे माइनस, ठीक है, OH पर माइनस, H2O, ठीक है, कोई भी अटैक कर सकता है इस कार्बोकेटाइन वाले सेंटर पर, आराम से अटैक कर सकता है। तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल जो रहेगा वीक भी रहता है SN1 में तो भी काम चल जाता है, ठीक है। और क्या है भाई, SN2 में जो रहता है, SN2 में जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, अगर हमारा जो काइरल सेंटर है, ठीक है, तो जो प्रोडक्ट हमारा होगा वो ऑप्टिकल एक्टिव हो सकता है, ऑप्टिकल एक्टिव हो सकता है। तो ऑप्टिकल एक्टिव मतलब समतल ध्रुवित प्रकाश के लिए वो एक्टिव हो सकता है SN2 में, ठीक है। और SN1 में अगर कार्बन, हमारा जो कार्बन सेंटर है, ठीक है, जहाँ पे अटैक होता है, वो अगर काइरल है, ये दोनों के दोनों केस काइरलिटी में होंगे, ठीक है। अगर काइरल वाला कार्बन है तब, ठीक है, आइसोमेट्रिक जिसे हम बोले थे,
तो SN1 में क्या होगा भाई, SN1 में ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो SN1 था, SN1 रिएक्शन, इसमें D और L फॉर्म सेम अमाउंट में बन रहे थे, है ना, ठीक है। तो रेसमिक मिक्सचर मिला था, और रेसमिक मिक्सचर में हम देखे थे जितना राइट साइड घुमा उतना ही लेफ्ट साइड घुमा, तो रिजल्ट हमको क्या मिला, कोई भी रोटेशन नहीं मिला। जब कोई रोटेशन नहीं मिलता है तो हम लोग कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव नहीं कहते, ठीक है, प्रकाश सक्रिय नहीं है। और अगर में रोटेशन मिलता है हमको, ठीक है, किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, तो हम लोग कहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। चलिए, तो ये भी बात जो है समझे रहिएगा। और SN2 में बैक साइड ही अटैक होता है, SN1 में दोनों साइड से अटैक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद SN2 रिएक्शन जो है, इसमें हम लोग देखे थे एप्रोटिक सॉल्वेंट इस्तेमाल था, ठीक है, एप्रोटिक सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़ती थी हमको। और इसमें क्या होता है, SN1 में प्रोटिक सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इन बातों से हम लोग क्या कर सकते हैं, SN1 और SN2 में डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं, तो दोनों में अंतर लिख सकते हैं, ठीक है, किस कैसे कैसे इन दोनों में डिफरेंस है, क्या क्या है। और अगर पता करना हो कि रिएक्शन कोई दे दिया गया, ठीक है, हमको रिएक्शन दे दिया गया है, और अगर पता करना है कि वो रिएक्शन जो है SN1 है कि SN2 है, ये भी पता करना है, तो कैसे पता लगाएंगे। SN1 रिएक्शन अगर हमको पता लगाना है तो उन सभी चीज़ों को जानो जो हम आपको बताए हैं, ठीक है। पहला जो है, अगर प्रोटिक सॉल्वेंट मिल गया, ठीक है, पोलर प्रोटिक है, जैसे कि तुम लोगों को मिलेगा H2, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, इस टाइप का जो भी रहेगा तुम लोगों को दिख जाएगा उसमें। तो प्रोटिक तो पहले ही समझ जाओ कि SN1 रिएक्शन है, ठीक है। उसके बाद अगर कायरल कार्बन है, ठीक है, जो हाइलोइल्केन हमारा है, उसके पास कायरलिटी है ना, तो वो जो है वो 2 ठो प्रोडक्ट बना रहा है कि नहीं बना रहा है। अगर 2 प्रोडक्ट बना रहे हैं D और L वाले, तो भी रिएक्शन क्या है, SN1 है, ठीक है। SN1 पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा। उसके बाद क्या कहते हैं, रेसमिक मिक्सचर मिलेगा, ठीक है, रेसमिक मिक्सचर प्रोडक्ट जो है, रेसमिक मिक्सचर मिला, तब भी हम ये बात समझ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई सॉल्वेंट मान लो हो गया, सॉल्वेंट से पहचान लोगे, उसके बाद रेसमिक मिक्सचर से पहचान लोगे। अब जो है कार्बन के डिग्री से पहचानो। अगर 1 डिग्री है कार्बन जो हमारा हाइलोइल्केन है, ठीक है, अगर वो 1 डिग्री है तो ये सबसे कम SN1 देगा, ठीक है। 2 डिग्री है तो और अच्छे से, 3 डिग्री है तो एकदम अच्छे से SN1 देगा। इससे भी पहचान सकते हो कि एल्किल हाइलाइट जो है 3 डिग्री है क्या, तो भी ये क्या देगा, SN1 देगा। अगर SN1 नहीं देगा तो क्या देगा, SN2 देगा। ये भी बात समझ सकते हो। SN2 में क्या होना चाहिए, SN2 रिएक्शन होगा तो क्या पता चलेगा हमको, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा, ठीक है। रेसमिक मिक्सचर नहीं मिलेगा, मतलब कोई ऑप्टिकल एक्टिव मिलेगा या केवल एक कंपाउंड मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक कंपाउंड मिलेगा और SN1 में भी, ठीक है, ये भी बात समझ सकते हो। SN1 में भी ये भी समझने की ज़रूरत है कि अगर ये एसिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, I हो गया, H हो गया, ये एसिमेट्रिक नहीं है क्योंकि 2 ठो ग्रुप सेम लग गया, तो भी इसका जो अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इस पर, ठीक है, अगर तुम लोग जनरली चलो के OH ले लिए, इससे रिएक्शन कराते हो, तो जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, इसमें कोई भी I के स्थान पे OH लग जाएगा, ठीक है, या न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा और ये वाला निकल जाएगा I। तो यहाँ पे आ गया OH और इधर हो गया H। केवल एक प्रोडक्ट बनेगा, ऐसा नहीं कि D और L दोनों बना दो, क्योंकि ये कोई कायरल कार्बन नहीं है ये जो है, ठीक है, इसलिए केवल एक प्रोडक्ट बनेगा प्लस KI। तो ये भी बात समझने की है ना। तो ये भी अगर समझ गए, यहाँ पे चेक कर लो कि ये 2 डिग्री 3 डिग्री है, चाहे J डिग्री है, ऐसा तो नहीं है कि ये जो है एसिमेट्रिक नहीं है और एक ही प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, तो भी क्या होगा, SN1 रिएक्शन होगा ये भी।
तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन को पता कर सकते हैं कि कब SN1 होगा और कब SN2 होगा। और एक बात और इसमें समझ सकते हो कि SN2 रिएक्शन जो होता है 1 डिग्री में ज़्यादा अच्छे से होता है, ठीक है। 1 डिग्री अगर कार्बन है इसमें ज़्यादा अच्छे से होता है। इधर मान लो आई लगा हुआ है। जो न्यूक्लियोफाइल आता है ना, जैसे मान लो कि न्यूक्लियोफाइल हमारा हो गया फिनाक्साइड है, ठीक है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। तो ये अटैक कर रहा है इसके ऊपर और इधर से ये क्या होगा, रिमूव होगा। तो इधर से H, ठीक है, H हो गया, इधर से CH3O, ये बॉन्ड बन गया और डाईमेथिल ईथर हमारा बन गया है, ये मतलब ईथर बन गया। तो इधर हमारा I पर माइनस ये निकल गया यहाँ पे। इसके बाद जो है एक और कंपाउंड, एक और हम लेते हैं इसमें, ये हो गया हमारा, मान लो CH3 था, यहाँ पे CH3 ले लो, इधर भी CH3 ले लो, एक तो H ले लो, ठीक है। चलो इसको CH ले लेते हैं, CHO। ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है, ये भी सोचता है अटैक करें इसके ऊपर और प्रोडक्ट बनाना चाहता है, ठीक है। तो ये भी अटैक करेगा ज़रूर और प्रोडक्ट भी बनाएगा। लेकिन ये ध्यान देना सब लोग कि ये स्लो होगा रिएक्शन। ये क्या होता है, स्लो होता है, और ये जो रहता है ये फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये जो न्यूक्लियोफाइल ये छोटे साइज का है। न्यूक्लियोफाइल छोटे साइज का इसलिए अच्छे से अटैक करेगा और रिएक्शन करेगा। और ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये क्या करेगा, ये उतने अच्छे से अटैक नहीं कर पाएगा। इसका कारण क्या है, क्योंकि इसके पास स्टेरिक हिंड्रेन है, ठीक है, त्रिविम बाधा, 3 डायमेंशन में कुछ रुकावटें हैं। ये जब घुसेगा इसमें, ठीक है, तो इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत सामने आएगी, अटैक इसका ठीक से नहीं हो पाएगा। अगर ये SN1 देना चाहता है तब तो पूछो मत, इसको घुसना ही मना है अंदर, है ना। ये तो घुस सकता है किसी भी तरीके से SN1 में, लेकिन ये जो है, क्योंकि SN1 जो रहते हैं वो 3 डिग्री वाला देते हैं, उनके पास भी क्या रहेगा, यहाँ CH3 होगा, यहाँ मान लो CH3 हो गया। तो ये खुद के पास स्टेरिक हिंड्रेन रखे हुए हैं। अब ये घुसना चाहेगा तो ये जो रहता है ये भी अटैक अच्छे से नहीं करने देते, है ना। तो न्यूक्लियोफाइल की साइज छोटी होगी तो भी रिएक्शन SN1 या SN2 जो रहता है वो क्या होता है, फास्ट होता है, ठीक है। ये भी बात समझने की है। और अगर मैं न्यूक्लियोफाइल की जो साइज बड़ी हो जाएगी तो क्या होगा, क्या SN1 SN2 हो सकता है? हाँ हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ इलिमिनेशन भी हो सकता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल की साइज छोटी होनी चाहिए जिससे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है फास्ट होता है। तो इन सब बातों को आप लोग गौर करेंगे, दिमाग में रखेंगे। कोई तुमसे पूछा कि SN1 रिएक्शन कब होगा पता करो, कि SN1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके पता कर सकते हो कि SN1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, SN2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसकी चर्चा जो है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।